अगर आप इलॉन मस्क को एक सुपर हीरो मानते हो जो ह्यूमैनिटी की केयर करता है, जो हमारे फ्यूचर को अच्छा बना सकता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे इलॉन मस्क के ज़िंदगी के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि द ओनली थिंग इलॉन केयर्स अबाउट इज इलॉन बिकमिंग द ओनली किंग। Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter. He is now the richest person on the planet, according to reports. So $185 billion plus in net. इलॉन के लाइफ के कंट्रोवर्सीज को जानने से पहले हमें उनके लाइफ का एक ब्रीफ स्टोरी जानने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। इलॉन का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग और स्पेस में था, और इतना था कि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक ब्लास्टर नाम का गेम बना के एक कंपनी को $500 में बेच दिया था। 18 साल होते होते वो पेंसिल्वेनिया मूव हो गए टू परस्यू अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। अब इसमें कंट्रोवर्शियल ये है कि ये साउथ अफ्रीका से यूएसए मूव होने का पैसा आया कहाँ से, जबकि इलॉन के मुताबिक तो वो एक हम्बल फैमिली से आते थे। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 24 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया गए टू परस्यू अ पीएचडी इन स्टैनफोर्ड, बट उन्होंने 2 दिन में ही कॉलेज से ड्रॉप कर लिया और अपने भाई के साथ शुरू किया अपना पहला कंपनी, जिसका नाम था Zip2, जिसमें वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज का काम करते थे, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। और Zip2 को एक दूसरे कंपनी ने एक्वायर किया फॉर $307 मिलियन, जिसमें से $22 मिलियन गए सीधा इलॉन के पॉकेट में। पर इलॉन ने इस पैसे से ऐश करने के वजह शुरू किया अपना दूसरा कंपनी X.com। नहीं, अभी वाला नहीं, दूसरा वाला। ये था एक ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसको बाद में eBay ने खरीदा फॉर $1.5 बिलियन, जिसमें से इलॉन को मिले पूरे $180 मिलियन। बाद में इस कंपनी का मर्जर हुआ पेपैल से। अब इस पैसे से उन्होंने अपने स्पेस ट्रैवल के सपने को पूरा करने के लिए शुरू किया SpaceX, और कुछ पैसे इन्वेस्ट किए टेस्ला में। ध्यान रहे, इलॉन ने टेस्ला शुरू नहीं किया था, टेस्ला पहले से था, इलॉन ने उसमें इन्वेस्ट किया था। यहाँ भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो साथ में बने रहिए। टेस्ला में इन्वेस्ट करने के बाद इवेंचुअली वो उसके सीईओ बन गए और जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे उन्हें निकाल दिया, और देखते देखते टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई और इलॉन दुनिया का सबसे अमीर आदमी। SpaceX का भी पहला 3 लॉन्च फेल होने के बाद उसका 4th लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, और ये होते ही SpaceX को भी नासा का $1 बिलियन डील मिल गया। और अब SpaceX जल्द ही नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में ले जाने वाली है। और हाल ही में SpaceX ने 6000 सैटेलाइट्स लॉन्च करके प्रोजेक्ट स्टारलिंक के अंडर कई रिमोट प्लेसेस में इंटरनेट प्रोवाइड किया है। उन्होंने और भी कुछ कंपनी शुरू की है, जैसे द बोरिंग कंपनी, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए टनल्स बनाने का काम करती है। और हाल ही में हुए ट्विटर टेक ओवर ने तो पूरे दुनिया को ही हिला के रख दिया था, और इससे जुड़े कंट्रोवर्सीज तो इलॉन को एक्सपोज ही करके रख देंगे। तो आइए देखते हैं द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ इलॉन मस्क। पहला कंट्रोवर्सी जुड़ा है उनके हम्बल बिगिनिंग्स से, जहां इलॉन का ये कहना है कि वो एक लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में ट्रांजिशनिंग फैमिली को बिलोंग करते थे। वहीं उनके पिता इरोल मस्क ने द सन को एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो बहुत अमीर थे। उनके पास एक जाम्बियन एमरल्ड माइन था, जहां वो इलॉन को एक बार ट्रिप पे भी लेके गए थे, और वो इतने अमीर थे कि उनके पास एक प्राइवेट जेट भी था। और इलॉन के यूएसए मूव होने और पहले कंपनी Zip2 का पैसा भी इलॉन के पिता इरोल ने ही दिया था, जबकि इलॉन इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि उनके पिता का कोई एमरल्ड माइन नहीं था और वो एक बैंकरप्ट आदमी थे, और उनका खर्चा इलॉन और उनके भाई उठाते थे। पर यह कॉन्फ्लिक्ट आज तक क्लियर नहीं हो पाया, और अगर आप विकिपीडिया सर्च भी करोगे तो आपको ये दिखेगा कि इलॉन के पिता एक बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और इंजीनियर थे, जिनके पास बहुत पैसा था। अब दूसरा कंट्रोवर्सी है द टेस्ला स्टोरी। आप अगर टेस्ला के वेबसाइट में देखोगे तो वहां इलॉन मस्क एज ए फाउंडर दिखेंगे, और बहुत लोगों को ये लगता भी है कि इलॉन ही टेस्ला के फाउंडर हैं, पर यह सच नहीं है। और इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कॉन्फ्लिक्ट से भरी कहानी है। दरअसल टेस्ला शुरू हुआ था 2003 में 2 दोस्त मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टारपेनिंग के द्वारा। उन्होंने अपने ई बुक कंपनी नुवो मीडिया को $187 मिलियन में बेच के उस पैसे से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला शुरू किया था, और इलॉन को उन्होंने टेस्ला पिच किया था 2004 में, जिसके बाद इलॉन ने $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला के बोर्ड को ज्वाइन किया। पहले कुछ साल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली कार रोडस्टर लॉन्च किया तो वो बहुत फेमस हो गया और भयंकर मीडिया कवरेज मिला, और मार्टिन एबरहर्ड को मिस्टर टेस्ला के नाम से जाना जाने लगा। इससे इलॉन को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इलॉन को उतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था।
एबरहर्ड ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि इलॉन ने इवन टेस्ला के टीम्स को कॉल करके ये बोला है कि अगर मीडिया में टेस्ला के इन्वॉल्वमेंट में मेरा नाम ज्यादा नहीं आया तो कंपनी के साथ मेरे टाइज खराब हो सकते हैं। कुछ साल बाद इलॉन ने टेक ओवर कर लिया एज सीईओ और एबरहर्ड और टारपेनिंग को कंपनी छोड़ना पड़ा। इलॉन का ये कहना था कि रोडस्टर आउट ऑफ बजट जा रही थी और कंपनी लॉस में थी और उन्हें एबरहर्ड पे कॉन्फिडेंस नहीं था एज ए मेजर स्टेक होल्डर इन द कंपनी, और इलॉन को लगा कि अब उन्हें ही टेक ओवर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने किया भी। ही यूज्ड मोर ऑफ हिज फंड्स एंड हायर्ड इंजीनियर्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। पर बाद में इलॉन ने खुद को टेस्ला का फाउंडर कहना शुरू कर दिया और एबरहर्ड के बारे में भी बहुत बुरा भला कहते रहे, जिसके बाद एबरहर्ड ने इलॉन पर केस कर दिया, एलिजिंग हिम विथ लाइबल एंड स्लैंडर, यानी कि डिफेमेशन केस किया। ये केस कुछ दिन चला पर इलॉन हैड ऑल द मनी एंड लॉयर्स टू विन, और केस इस कंडीशन पे आके रुका कि इलॉन एबरहर्ड को एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलॉन मस्क और 2 और टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स जेबी स्ट्रॉप्स और इयान राइट फाउंडर का टाइटल क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियली इलॉन फाउंडर का टाइटल यूज करने लगे। अब जो अगला कंट्रोवर्सी है वो टेस्ला से ही जुड़ा हुआ है। आपने ये तो सुना ही होगा कि इलॉन मस्क केयर्स अबाउट ह्यूमैनिटी, पर क्या वो ह्यूमंस की केयर करते हैं? ये डाउट आपके मन में पैदा होगा जब आप ये सुनोगे। ओशा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करती है फॉर द वर्कर्स बाय एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेनिंग्स, पर इलॉन के ऑस्टिन के टेस्ला के प्लांट के अगेंस्ट बहुत सारे ओशा एंड वर्कर्स वेज वायलेशंस के केस दर्ज किए गए हैं। वर्कर्स डिफेंस प्रोजेक्ट, जो कि एक टेक्सास बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके और यूएसए के ओशा के मुताबिक टेस्ला के फैक्ट्री में कुछ अनआइडेंटिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स ने वर्कर्स को फेक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दिलवाए हैं, जबकि वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, जिससे वर्कर्स को ही खतरा है। ये कंप्लेंट फाइल किया गया था एक कारपेंटर जिसने अपना नाम विक्टर बताया था उसके द्वारा कि उसको भी एक फेक ओशा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला था, और एक सेपरेट कंप्लेंट फाइल्ड विद वर्कर्स डिफेंस प्रोजेक्ट में ये कंप्लेंट है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपना वेज ही नहीं दिया जाता है। ऑस्टिन के ही टेस्ला के गिगा फैक्ट्री में अगस्त 1, 2024 में एक वर्कर की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी, जिसके बाद ओशा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, जिसमें यह सामने आया कि 2021 में उस फैक्ट्री में एक वर्कर एंटीमो रैमरेज की एक्सेसिव हीट के कारण डेथ हो गई थी, और सेम ईयर में एक रोबोटिक आर्म जिसको फ्रेशली कट एल्यूमिनियम कार पार्ट्स को मूव करने के लिए बनाया गया था, उसने एक इंजीनियर के हाथ को स्टैब कर दिया था। और ऐसे वर्किंग एक्सीडेंट्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स दर्ज किए गए हैं। अगर हम टोटल इंजुरीज की बात करें तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में ऑस्टिन के फैक्ट्री में 1 आउट ऑफ एवरी 21 वर्कर्स इंजर्ड होते थे। फिर 2023 में ये बढ़ के 1 आउट ऑफ 13 हो गया, और अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट इटरेशन ऑफ ओशाज इंजरी ट्रैकिंग एप्लीकेशन 2023 में इस फैक्ट्री में 1000 इंजुरीज दर्ज हुए हैं। और अगर हम ओशा वायलेशंस के डेटा को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जहां 75% आउट ऑफ द टोटल ओशा वायलेशंस टेस्ला ने किए हैं। अब टेस्ला को लेके तीसरा कंट्रोवर्सी है स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का। 7 अगस्त 2018 में इलॉन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आई एम कंसिडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420, फंडिंग सिक्योर्ड। इस ट्वीट के बाद टेस्ला का स्टॉक प्राइस अगले मिनट ही $8 से बढ़ गया और दिन खत्म होते होते $20 से बढ़ गया। इस चीज पे इलॉन पे केस भी फाइल हुआ स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए। अब आखिरी और द मेन कंट्रोवर्सी इज द ट्विटर स्टोरी। 28 अक्टूबर 2022 को इलॉन ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया जब उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया। पर इसमें इलॉन पे ये एक्यूजेशन लगते हैं कि उन्होंने सीक्रेटली बिना प्राइस हाइक किए ट्विटर के स्टॉक्स खरीदे थे, क्योंकि अगर इलॉन ने अनाउंस किया होता तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाता। इसलिए मॉर्गन स्टैनली नाम के इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू इलॉन ने सीक्रेटली विदाउट इवन ट्विटर नोइंग इट ट्विटर के 9% स्टेक्स खरीद लिए और ट्विटर के मेजर शेयर होल्डर बन गए। और जब उन्होंने पब्लिक किया तो ट्विटर के स्टॉक प्राइस शूट कर गया। उसके बाद इलॉन को ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन करने को कहा गया, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट तो किया पर कुछ दिन बाद डिक्लाइन कर दिया और ऑफर किया पूरे कंपनी को खरीदने की विद $44 बिलियन और खरीद लिया। वेल, इलॉन का ये कहना है कि उनको पुराने ट्विटर से बहुत दिक्कतें थी। उनका कहना था कि ट्विटर फ्री स्पीच के अगेंस्ट है और गवर्नमेंट सेंसरशिप को अलाउ करती है, जिसको वो चेंज करना चाहते हैं। और ये उन्होंने प्रूफ भी किया कि ये 2 एलिगेशन सही हैं, क्योंकि ट्विटर ज्वाइन करते ही उन्होंने एक टीम को हायर किया और ट्विटर के मेल्स और जितने भी फाइल्स थे उन पे एक रिसर्च रिपोर्ट बनाया और ट्विटर फाइल्स नाम का थ्रेड पोस्ट किया, जिसमें वो पुराने ट्विटर को एक्सपोज कर रहे थे। उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे हंटर बाइडेन लैपटॉप लीक के रिलेटेड हर पोस्ट को ट्विटर ने बैन कर रखा था और कैसे ट्विटर विजिबिलिटी फिल्टरिंग के नाम पे बहुत सारे अकाउंट्स जैसे कि स्टैनफोर्ड प्रोफेसर जय भट्टाचार्य और एक्टिविस्ट चार्ली कृत के अकाउंट्स को डू नॉट एम्पलीफाई के कैटेगरी में रखा था।
और कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट और इवन दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट ट्विटर के टीम को मेल कर रहे थे टू टेक डाउन ट्वीट्स इन द कंट्रीज और हाफ ऑफ द टाइम ट्विटर इवन डिड इट। पर क्या इलॉन ने ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाया? वेल नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इलॉन ने बहुत सारे बैंड अकाउंट्स जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, द बेबीलोन बी और एंड्रयू टेट वगैरह के अकाउंट्स वापस ले आए, पर धीरे धीरे अपनी मर्जी से अकाउंट्स को सस्पेंड भी करने लगे। वो अकाउंट्स जो कि इलॉन को क्रिटिसाइज करते थे, जैसे कि इलॉन ने बहुत सारे जर्नलिस्ट जैसे CNN के डॉन के सुलिवन, द न्यूयॉर्क टाइम्स के रियन मैक और द वॉशिंगटन पोस्ट के ड्रू हार्वेल के अकाउंट्स को बैन कर दिया। इनमें कॉमन ये था कि ये इलॉन के क्रिटिक्स थे, और जब सबस्टैक नाम के न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म ने ये अनाउंस किया कि वो भी ट्विटर जैसे एक फीचर लॉन्च करने वाले हैं, तो इलॉन के ट्विटर ने सबस्टैक से रिलेटेड हर पोस्ट या लिंक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये कैसा फ्री स्पीच का मसीहा हुआ? और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब इलॉन सुपर बाउल का मैच देखने गए थे और उन्होंने फिलाडेल्फिया ईगल्स के सपोर्ट में ट्वीट किया और ये देखा कि बाइडेन के ट्वीट पे उनके ट्वीट से ज्यादा इंप्रेशंस हैं, तो वो हेड ऑफिस वापस आए और 80 इंजीनियर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उन्हें ये टास्क दिया कि इलॉन के अकाउंट को एल्गोरिदम में चेंजेस करके आर्टिफिशियली बूस्ट किया जाए ताकि ज्यादा इंप्रेशंस मिले, और ये हुआ भी। अगले सुबह सबके फीड में इलॉन ही इलॉन भरा हुआ था। अब आते हैं गवर्नमेंट सेंसरशिप पे। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च किया। ल्यूमन, जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमन क्लेन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी चलाती है और जिसको फेसबुक, ट्विटर जैसे कंपनीज वॉलंटरली अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, उस रिसर्च से ये सामने आया कि इलॉन के ट्विटर टेक ओवर से 6 महीने पहले ट्विटर को दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट से ट्वीट्स टेक डाउन करने के 550 रिक्वेस्ट आए थे, जिसमें से ट्विटर ने 280 पे यस कहा था, जो कि होता है 51% ऑफ द टाइम। पर इलॉन के टेक ओवर के 6 महीने बाद 971 रिक्वेस्ट आए, जिसमें से इलॉन के ट्विटर ने 808 रिक्वेस्ट पे यस कहा, जो कि हुआ 83% ऑफ द टाइम। तो यहाँ भी मामला गड़बड़ है। So did Elon really wanted to save free speech or he just wanted a platform to show his power and influence? सोचो। तो इससे we can conclude that no doubt Elon is a genius and a great businessman. पर ये सोचना कि ये ही हमारा सुपर हीरो है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा केयर करता है is somewhat not matching the events that we just saw. अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।